हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के अति लघुत्तर प्रश्न को लेकर आया हूँ। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। 90 से 110 तक होती है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। कितनी होती है? 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि। अगला है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो बुद्धि लब्धि हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए। तो है, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात से 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल वर्ट के अनुसार लिखें। तो सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बच्चों वे कहलाते हैं, पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है, पिछड़े बालक कहलाते हैं। अगला, किसका कथन है कि विशिष्ट बालक जैसा एक बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक ग्रहण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों में भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थता के होते हैं। तो निम्न शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। यह कथन है रेवर महोदय का। यह कथन किसका है? रेवर का। अगला, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो सैनेल के अनुसार पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करता है, वह पिछड़ा बालक के अंतर्गत आता है। पिछड़े बच्चों की विशेषता बताइए। तो पिछड़े बच्चों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि समान या औसत से कम होती है, पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है, पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है इत्यादि। अगला है, बच्चों जीवन के में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। तो यह पिछड़े बालक शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? पिछड़े बालकों की मानसिक योग्यता का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। अगला है, समस्यात्मक बच्चों से आप क्या अभिप्राय है? समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यवहारिक व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होता है कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं का जनक बन जाते हैं। निर्देशन तथा अर्थ बताइए। निर्देशन का अर्थ बताइए। तो निर्देशन गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने के लिए लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शित करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक होता है, सहायता देने से अधिक है। परामर्श की परिभाषा दीजिए। परामर्श की परिभाषा, तो मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, परामर्श कहलाता है। मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञानशाला स्थित है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है मनोविज्ञानशाला। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1994 ईस्वी में। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में हुई थी। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो किया था आचार्य नरेंद्र देव ने किया था मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1994 ईस्वी में, 54 ईस्वी में। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की संख्या प्रमुख क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पदेन निर्देशन, पदेन निर्देशन कहलाती है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? तो मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु 2 पद सृजित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व करता है सीएमओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो वे जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। जैसे पिछड़े बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक आते हैं, प्रकार के बच्चे आते हैं। शैक्षिक रूप से
सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न लिखने। अगला प्रश्न है, पिछड़ेपन या मान्यता के निवारण के उपाय बताइए। पिछड़ेपन या मान्यता के निवारण के उपाय बताइए। तो विद्यार्थी के लिए उनकी योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। अगला, परामर्श समझ पर बल दिया जाए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो विशिष्ट बच्चे, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज का मुख्य धारक से जोड़ना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उन्हें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना, जागरूकता की भावना को विकसित करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। तो समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष है 1995 है। अगला है, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। तो यह धारा 15 के 4 और धारा 45 तथा धारा 46 के तहत यह मुहैया कराने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। तो समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा का निखारा जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। अगला, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। तो समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से जुड़ा है। EDSS का पूरा नाम बताइए। इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो EDSS का पूरा नाम माध्यमिक स्तर पर निःसंजन समावेशी शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 2009 या 2010 से जुड़ा हुआ था। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। तो यह निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष है 1995। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी। तो एकीकृत शिक्षा 1974 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हुआ था। समन्वित शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था। तो समन्वित शिक्षा का प्रारंभ 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई थी। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई थी। तो राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006 ईस्वी में आई थी। 2006 में आई थी। IECC का पूरा नाम बताइए। इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना। ICC का पूरा नाम है समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना। इसका प्रारंभ 1974 में हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ था। 1974 ईस्वी में। निःशक्त जन अधिनियम कब बना। तो निःशक्त जन अधिनियम 1995 में बना था। 1995 ईस्वी में बना था। एकीकृत शिक्षा क्या है। एकीकृत शिक्षा क्या है। तो भारत में समावेशन प्रत्यय का प्रारंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना है, जो एकीकृत शिक्षा कहलाती है। वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं वाक दोष के अंतर्गत। असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन हैं। तो असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन हैं। तो शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे असुविधा संपन्न समूह के बच्चे हैं। TKN मेनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं। तो TKN के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो, पिछड़े वर्ष के बालक के अंतर्गत आता है। निर्देशन किस प्रकार का होता है। तो निर्देशन 3 प्रकार का होता है। व्यक्तित्व निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन। अगला, श्रवण विकलांग कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रवण विकलांग 2 प्रकार के होते हैं। चालकीय श्रवण दोष और संवेदनीय श्रवण दोष। अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है। तो अन्वेषण विधि के खोजकर्ता हैं
आर्म स्ट्रांग, प्रोजेक्ट बीजी के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोजेक्ट बीजी के खोजकर्ता किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता है। टीएटी का प्रयोग किस टेस्ट के लिए किया जाता है? टीएटी का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। 80 से 89 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो 80 से 89 आईक्यू वाले बच्चे मंद बुद्धि बच्चों के अंतर्गत आते हैं। 70 से 79 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो 70 से 79 आईक्यू वाले बच्चे क्षीण बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 47वां क्वेश्चन है 50 से 69 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो 50 से 69 आईक्यू वाले बच्चे अल्प बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, अल्प बुद्धि बालकों के अंतर्गत आते हैं। अगला है बाल अपराध के कोई 2 कारण बताइए। तो बाल अपराध के कारण है पहला विघटित परिवार और दूसरा गरीबी, बाल अपराध के कारण है। मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। तो मंद बुद्धि बालकों के 3 प्रकार होते हैं, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि और मूढ़ बुद्धि। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम का वर्ष है। तो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम का वर्ष है 1999। राज्य सरकार प्रतिवर्ष निःशुल्क बच्चों को कितनी धनराशि देता है? तो राज्य सरकार प्रतिवर्ष निःशुल्क बच्चों को 600 की धनराशि देता है प्रतिवर्ष। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जनक हैं बिने। बुद्धिलब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? तो बुद्धिलब्धि का पूर्ण रूप से सूत्र टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने पूर्ण रूप से दिया था। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो अशाब्दिक परीक्षण का दूसरा नाम है आर्मी बीटा परीक्षण। बुद्धि परीक्षण बुद्धिलब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा है? तो बुद्धि परीक्षण बांटा है सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और मंद बुद्धि के अंतर्गत बांटा गया। अगला है डॉक्टर जलोटा ने किस प्रकार का निर्माण किया है? डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगला परामर्श किसे कहते हैं? परामर्श किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, किसी व्यक्ति के समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सलाह या सहायता, मार्गदर्शन को ही परामर्श कहते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण 1915 ईस्वी में किया था। धन्यवाद।